नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। इस वक्त आप टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का और मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। आपके सामने राष्ट्र की खबर से करेंगे शुरुआत, जहां पर ठाकरे बंधुओं के बीच में जो सियासी रस्साकशी है, लाउडस्पीकर विवाद को लेकर जितने लाउड एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर राज ठाकरे किस तरीके से एक राजनीतिक चक्रव्यूह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे। शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, उसकी धार उद्धव ठाकरे से कुंद कर दी है। इस खेल में राज ठाकरे ने एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाया है। सवाल उठता है कि राज ठाकरे के पीछे इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है और शिवसेना के तरकश में इसके जवाब में तीर कौन से है। सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। इधर लाउडस्पीकर से अजान की आवाज गूंजी, उधर एमएनएस कार्यकर्ता एक्टिव हो गए। मुंबई में अजान का जवाब हनुमान चालीसा बजाकर दिया गया। नवी मुंबई में भी मस्जिद के बाहर पहुंचे एमएनएस कार्यकर्ता अजान का जवाब हनुमान चालीसा से देते दिखे। धार्मिक नारों से और बल मिल रहा था। राज ठाकरे की सुलगाई हुई चिंगारी का असर था कि मुंबई के कई इलाकों में अजान की आवाज आते ही एमएनएस ब्रिगेड ने हनुमान चालीसा का जवाबी फायर कर दिया। लाउडस्पीकर का जवाब लाउडस्पीकर से, अजान का जवाब हनुमान चालीसा से। एमएनएस के कार्यकर्ता राज ठाकरे के फरमान के एक एक शब्द को जमीन पर उतार रहे थे। मुंबई लोकल हो या नासिक, हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई देती रही। अजान के बाद हनुमान चालीसा, ये मुद्दा पिछले काफ़ी दिनों से गरमाया और राज ठाकरे ने 3 तारीख का अल्टीमेट दिया था। 3 तारीख के बाद यानी 4 तारीख को अजान के समय ही हनुमान चालीसा होगा। उसको लेके थाने जिला अध्यक्ष अविनाश यादव ने मुंब्रा में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा कहने की बात की थी, जिसको लेकर पुलिस कल से तैनात हो गई है। हर जगह आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस की गाड़ी इस वक्त आई हुई है और मुंब्रा में एंट्री करने का पॉइंट से लेकर सभी जगह पुलिस जांच कर रही है। आने वाले वाहन को भी पुलिस जांच करने की विधवा आगे छोड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बिगड़ा हुआ था वो माहौल खराब ना हो। पुलिस ने पूरी के पूरे बंदोबस्त करते हुए सभी मुंब्रा में जितनी भी मस्जिद है हर जगह पुलिस को तैनात कर दिया है। इस सियासी घमासान के बीच पुलिस ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र से करीब 1000 से ज्यादा एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एमएनएस कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गए। मारुति मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। पास में ही मस्जिद होने की वजह से तनाव भड़कने का हवाला दिया गया। पुलिस और एमएनएस कार्यकर्ताओं के बीच सुबह से लेकर दोपहर तक यही खेल चलता रहा। इसके बाद करीब 1 बजे राज ठाकरे विजय पताका लेकर सामने आए और उद्धव सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। पूछा, हमारे कार्यकर्ताओं पर एक्शन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना क्यों? मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउडस्पीकर का। 45 से 55 डेसिबल का लाउडस्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़। अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है।
होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। हम इस देश में, महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं। राज ठाकरे उद्धव को टारगेट कर रहे हैं, वहीं अपने आंदोलन का बचाव ये दलील देकर कर रहे हैं कि लाउड स्पीकर विवाद को धार्मिक चश्मे से ना देखें, बल्कि इसे एक सामाजिक समस्या समझा जाए। लाउड स्पीकर मस्जिद का हो या मंदिर का, एक्शन एक जैसा होना चाहिए। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को, इस देश में किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार। इससे पहले राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे का एक पुराना वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। इस वीडियो में बाला साहेब ठाकरे मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाने की बात कर रहे हैं। राज ठाकरे ने अपने लाउड स्पीकर विवाद को बाला साहेब के बयान से जोड़ने की कोशिश की। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। राज ठाकरे एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। वो बाला साहेब ठाकरे का वीडियो शेयर कर ये साबित कर रहे हैं कि उनका आंदोलन शिवसेना प्रमुख की सोच थी, और असल में वही बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों को जमीन पर उतारने वाले उनके सच्चे उत्तराधिकारी हैं। जाहिर है शिवसेना को मिर्ची लगनी ही थी। अरे भाई, बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाएंगे? बाला साहब ने अपने उस स्पीच में लाउड स्पीकर की बात जरूर की है, आपने देखा होगा, लेकिन बाला साहब के रहते हुए ही मुंबई और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म हुआ। राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर विवाद की तार छेड़ी और अब उसे उद्धव के पाले में डाल दिया, ये कहते हुए कि सरकार की जिम्मेदारी है कि मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर की आवाज कम रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दोबारा आंदोलन कर सकते हैं। दरअसल राज ठाकरे ये समझ चुके हैं कि लाउड स्पीकर विवाद से जो सियासी फायदा मिलना था वो मिल चुका। अब विवाद को और खींचने की जगह उस पर मिट्टी डालना ही सही है। अगर लाउड स्पीकर की आवाज कम नहीं हुई तो उससे उद्धव के हिंदुत्व के झंडा बरदार होने का दावा कमजोर पड़ेगा, और अगर लाउड स्पीकर की आवाज कम हो जाती है तो उसका श्रेय राज ठाकरे को मिलेगा। शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। राजनीति में अपने आप को पुनः खड़ा करने का खेल इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। जो एक वीडियो राज ठाकरे ने ट्वीट किया था, अब लगता है कि दोनों ठाकरे बंधुओं में वीडियो की एक लड़ाई शुरू हो गई है। राज ठाकरे के वीडियो के बदले में शिवसेना ने एक दूसरा वीडियो जारी किया। इसमें राज ठाकरे पर हमला करते दिखाई पड़ रहे हैं बाला साहब ठाकरे। ये वीडियो जो है, ये इससे पहले संजय राउत ने ये भी कहा था कि हमें क्या हिंदुत्व सिखाएंगे। जरा देखिए, ये पहले वीडियो आया था बाल ठाकरे का, जिसमें बाला साहब कह रहे थे कि देखिए आपको मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने पड़ेंगे। अब शिवसेना ने एक वीडियो जारी करके जिसमें बाला साहब ठाकरे खुद राज ठाकरे पे हमला कर रहे हैं, उस वीडियो को बाहर निकाला है। चलिए, एक और बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से इसी खेल से जुड़ी हुई आ रही है। इस खेल में राज ठाकरे की गेंद में उद्धव ठाकरे के पाले में गेंद को डाल दिया। अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर की आवाज कम नहीं होती तो राज ठाकरे कहेंगे कि शिवसेना अब हिंदुत्व के पैरोकार नहीं है। उद्धव का रंग बदल गया है, लेकिन राज ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संजय राउत ने मीडिया के सामने आके दोबारा कहा कि लाउडस्पीकर विवाद के पीछे भारतीय जनता पार्टी है असली खेल। राज ठाकरे को मुखौटा बनाकर बीजेपी खेल रही है, वो राज ठाकरे का इस्तेमाल कर रही है
इसके साथ ही साथ शिवसेना ने राज ठाकरे के दांव का जवाब भी एक नए दांव से दिया। लाउडस्पीकर विवाद में से सबसे ज्यादा घाटा हिंदुओं का होगा, ऐसा शिवसेना ने कहा है। यानी कि हिंदुत्व पॉलिटिक्स में एक ट्विस्ट देने की कोशिश शिवसेना ने इस बयान से करी है। महाराष्ट्र में जो लाउडस्पीकर के बारे में कुछ लोगों ने विवाद शुरू किया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरे जी का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदू में झगड़े लगाना चाहते हैं। बात सिर्फ मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर की नहीं है। आज महाराष्ट्र के बहुत से जो मंदिर है बड़े, जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु जाते हैं सुबह की आरती के लिए, जहाँ हम काकड़ आरती कहते हैं, इसके लिए मंदिर में बहुत कम लोगों को प्रवेश मिलता है, लेकिन बाहर आजू बाजू के गांव में हजारों लोग उस आरती के आनंद लेने के लिए जागते हैं, उठते हैं। आज वो सभी शिरडी हो, त्र्यंबकेश्वर हो और बड़े बड़े मंदिर हो, अष्टविनायक हो, ऐसे सैकड़ों मंदिर के ऊपर आज लाउड स्पीकर से हम आरती नहीं सुना सके। ये सबके लिए, हिंदुओं के लिए दुख की बात है, श्रद्धालुओं के दुख की बात है और उसके बारे में सभी लोगों ने अपनी नाराज़गी जताई है। इतिहास में कभी नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है, उसके लिए हिंदुओं के लिए काला दिन है। तो कमाल की बात है, हिंदुत्व की राजनीति में शिवसेना पीछे नहीं रहना चाहती। वो नहीं चाहती कि राज ठाकरे का दांव पूरा हो जाए। इस वजह से उन्हीं के ऊपर पलट के जवाब दे दिया है कि देखिए मंदिरों पे भी आपने उतरवा दिया। अब जनता को ये समझना होगा, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सब पे समान तौर से होनी चाहिए, सब पे लागू होनी चाहिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, महाराष्ट्र से शरद पवार ने लाउडस्पीकर विवाद पर एनसीपी के नेता और सरकार के एनसीपी के कोटे के मंत्रियों की बैठक बुलाई है। ये बैठक थोड़ी देर में शरद पवार के घर पर होने वाली है। महाराष्ट्र में शरद पवार गद्दावर नेता हैं। किस तरीके से इस पूरे जो सरकार है उसमें माना जाता है कि कहीं ना कहीं एक अपना पूरा वर्चस्व लेकर शरद पवार महाराष्ट्र की सरकार में हैं। उन्होंने एक अहम बैठक अब बुलाई है इसी मुद्दे को लेकर, और ये बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि लगता ऐसा है कम से कम महाराष्ट्र की सरकार को कि उनके पीछे सरकार को जो स्थिरता को खत्म करने के लिए साजिश की जा रही है। मैं सीधे अपने सहयोगी संदीप के पास चलना चाहता हूं। संदीप इस वक्त उद्धव ठाकरे के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, ये जो मीटिंग होने वाली है बहुत अहम मीटिंग होने वाली है, क्या इसमें से निकल के आएगा? शिवसेना और एमएनएस की लड़ाई में एनसीपी का क्या रुख बनता दिखाई पड़ रहा है? देखिए, आपको सबसे पहले जो चीज़ें चल रही हैं महाराष्ट्र में, उसको लेकर के मैं तकनीकियाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। महाराष्ट्र के लिहाज से अगर बात करें तो महाराष्ट्र में शिवसेना जो है वो हिंदुत्व की भाषा करती है। उसके अलावा एनसीपी और कांग्रेस जो है वो अपने आप को सेक्युलर बताती हैं। देखिए, जिस तरीके से राजनीति हो रही है लाउड स्पीकर को लेकर के, उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो लाउड स्पीकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की उसको लेकर के गाइडलाइंस है। यदि महाराष्ट्र में जो आघाड़ी सरकार है वो लाउड स्पीकर हटा देती है तो नुकसान सीधे सीधे किसको होता है? मस्जिदों से अगर लाउड स्पीकर हट जाता है या उसमें कोई फेरबदल किए जाते हैं तो सीधा सीधा इसका नुकसान मुस्लिम वोट बैंक पे जिन पार्टियों का असर है उनको होगा। तो इसमें कौन से दल हैं? इसमें है एनसीपी, इसमें है कांग्रेस, तो ये ऐसे दल हैं। उसके अलावा शिवसेना का भी जो सॉफ्ट रुख रहा है मुसलमानों को लेकर के, जिसके बाद आघाड़ी में आने के बाद मुसलमानों की प्रवेश भी शिवसेना में हुई है, तो वो जो वोट बैंक शिवसेना का थोड़ा बहुत होल्ड है उस पर भी लेकिन संदीप, एक बात ये भी बड़ी जरूरी है कि जो मुसलमान वोटर है उसके पास ऑप्शन तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वो कांग्रेस और एनसीपी से नाराज होकर बीजेपी में चला जाएगा या फिर किसी और दल की तरफ जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं देखना जरूर होगा कि किस तरीके से राजनीति के तौर पर ये अब आगे प्ले आउट होता है। लेकिन ये जो मीटिंग आज होने वाली है एनसीपी चीफ शरद यादव के घर पर, शरद पवार के घर पर, ये बहुत अहम मीटिंग है। बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे जब इस मीटिंग से कुछ खबर निकलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं, देखिए मुद्दे जैसे कि मैंने बताया कि आवाज़ आजकल जिन मुद्दों पर है वो मुद्दे सिर्फ आपको मंदिर में सुनाई पड़ रहे हैं, मस्जिद में सुनाई पड़ रहे हैं, यानी कि लाउड स्पीकर, और दूसरा बुलडोज़र। दिल्ली में भी बुलडोज़र का कहीं ना कहीं लगता है कि जो लत है वो यहाँ की एमसीडी, जो भारतीय जनता पार्टी
के शासित है उसको लग गई है। राजधानी दिल्ली में एमसीडी अवैध कॉलोनियों पर बने ढांचों को तोड़ने की शुरुआत एक बार फिर से कर चुकी है। आज दिल्ली में बुलडोजर चले, आने वाले एक सप्ताह से ऐसी ही एक्शन कई जगह पर होने वाला है। जाहिर है लोगों के मन में खौफ है, वो बार बार अपने कागज दिखा रहे हैं, वो इस बात को बता रहे हैं कि उनके घर जो हैं वो उसके टैक्स देते हैं, बिजली के बिल भी देते हैं, लेकिन अब उनके घर तक बुलडोजर पहुंच गया है। एमसीडी चुनाव की राजनीति है, खामियाजा जनता भुगतेगी। राजधानी दिल्ली में बुलडोजर ने अवैध निर्माणों का एनकाउंटर क्या शुरू किया, हड़कंप ही मच गया। अवैध निर्माण के बड़े ठेकेदारों का पूरा साम्राज्य धराशायी होने वाला है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में एमसीडी का बुलडोजर आज दिन भर एक्शन में रहा। देखिए किस तरीके से जो है जेसीबी यहाँ पर जेसीबी के तहत जो है ये कार्रवाई की जा रही है जेसीबी से, और अतिक्रमण जो भी जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है उन सामानों को तोड़ करके हटाया जा रहा है। तो ये देखिए कि किस तरीके से अतिक्रमण के खिलाफ जो है वो एमसीडी का पंजा चल रहा है, और किस तरीके से जो है साउथ एमसीडी इन सारे सामान को तोड़ रही है जिन लोगों ने इन सामानों के जरिए अतिक्रमण किया हुआ है यहाँ पर। आलम यह है कि जो जमीन की मिल्कियत के पक्के कच्चे सबूत रखने के दावे कर रहे हैं उनमें भी हड़कंप मचा है। बुलडोजर का डर इस कदर हावी है कि जो लोग अब तक कागज नहीं दिखाने की बात कहते थे वो भी हाथों में कागज लेकर परेड कर रहे हैं। वहीं एमसीडी के अफसर कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो तारीख भी बताएंगे, बुलडोजर भी चलाएंगे। यहाँ पर जो बुलडोजर मौजूद है उसके अलावा यहाँ पर जो है सो पुलिस बल भी मौजूद है, दिल्ली पुलिस बल मौजूद है, और यहाँ पर जो है एमसीडी के ट्रक भी खड़े हैं जिनके अंदर वो जो है देखिए सामान उठा करके डाला जा रहा है। और अभी तक देखिए जहाँ से लोगों ने इंक्रोचमेंट करके यहाँ से जो भी सामान उठाए हैं उसे किस तरीके से देखिए कि ट्रकों के अंदर डाला गया है, और इन सामान को भी जो बांस है उसके अलावा जो तमाम जो सामान है उसे भी उठा करके डाला जा रहा है। और इस जगह को मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए किस तरीके से जो ये अतिक्रमण के लेकर के जो कार्रवाई चल रही है, एक पूरी दुकान जो है वो पूरे इस तरीके मलबे में ढेर हो चुकी है ये दुकान। सरकारी जमीन, सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण को हटाने का प्लान तैयार है। कई इलाकों में एक्शन शुरू हो गया है। कुछ जगह आने वाले 2 से 3 दिनों में बुलडोजर का एक्शन दिखेगा। हालात ये हैं कि अब बुलडोजर का डर सिर चढ़कर बोल रहा है। जहां सालों से अवैध कब्जे थे वहां एक्शन का डर सता रहा है। हालात ये है कि अब तक लाभ लेने वाले खुल्लम खुल्ला कानून हाथ में लेने की धमकी देने लगे हैं। हम अपनी मर्जी से, हम किसी की मर्जी से खाली नहीं करेंगे। बिल्डोजर भेजो, कुछ भी भेजो, हम जगह खाली नहीं करेंगे। बिल्डोजर पहले हमारे ऊपर चलेगा, फिर हमारी कॉलोनी पे चलेगा। दिल्ली के जैतपुर में बेतरतीब बने कच्चे पक्के मकानों में रहने वाले लोगों में बुलडोजर का डर हावी है। उनका सवाल है कि सरकार उनके रहने का प्रबंध किए बिना उनके बसे बसाए घर को क्यों उजाड़ रही है। अगर वो उजाड़ रहे हैं तो बसाएं भी। लोगों का दावा है कि वो रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है, बल्कि यूपी बिहार के लोग हैं। पहचान पत्र हमारा यहीं का है, आधार कार्ड हमारा यहीं का है, पैन कार्ड हमारा यहीं का है, बिजली का बिल हमारा यहीं का है, कागज लेकर आओ, सब कुछ हमारा इसी एड्रेस का है। ये D1 में लगता है, विश्वकर्मा कॉलोनी में, जैतपुर। बुलडोजर से खौफजदा यहाँ के लोग सवाल पूछ रहे हैं, जब कब्जा अवैध है तो सरकार ने बिजली के मीटर क्यों लगवाए, बिल क्यों वसूला। हमने अपने घर से तो छापे नहीं है बिजली के बिल, ना मीटर हमने खुद लगाए हैं। ये तो गवर्नमेंट ने लगा के दिए ना हमको, इसका पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है ना, तो हमारी तो मेहनत की कमाई के लिए लगी हुई है। मैं आपसे और बताना चाहूँगी, तो उनके कहने से अवैध कैसे हो जाएगा। कोई हमें प्रूफ तो दिखाएं कि अवैध किस तरीके से ज़मीन खरीदी गई है, उसके प्रूफ हमारे पास हैं, बिजली का बिल हमारे पास है। दिल्ली के इस गांव में घर घर बिजली के मीटर लगे हैं। सबके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, और इन्हीं कागजात की बिना पर ये लोग इस इलाके को खाली करने से साफ इनकार कर रहे हैं। कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? हमारा हो गए 25 साल हो गए। ये बच्चा भी यहीं पैदा हुआ। कहाँ गए वो? इधर आओ। ये 6ठी क्लास में पढ़ रही है। ये बच्चा यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं मेरे शादी हुआ है। जब से रह रही, कोई झुग्गी नहीं था, कोई खेत होते थे यहाँ पे, किसानों को खेत होता था, कुछ भी नहीं था। बुलडोजर कानून का चल रहा है। बुलडोजर कानून की चोट है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि यहाँ रहने वाले कुछ लोग गरीब हैं,
ज्यादातर के लिए कानून समझ से परे है। वो तो सिर्फ ये जानते हैं कि उनका घर उजड़ रहा है। हम कैसे करो, कहाँ जाऊँ? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो कोई सहारा नहीं है। किराएदार किराए का घर भी न दे रहा है, कहाँ जाऊँ? लेकिन ये तय है कि एमसीडी का बुलडोजर चलेगा, लोगों के अवैध घर गिराए जाएंगे। जाहिर है लोग अपना सामान समेट रहे हैं, लेकिन सवाल उनके सामने बड़ा है, जाएं तो कहां जाएं? गांव लौटना चाहते हैं, गांव लौटे तो काम धंधा भी यहीं रह जाएगा। दिल्ली शहर में ऐसे भी इलाके हैं जहां अवैध अतिक्रमण का आलम यह है कि 80 फुट चौड़ी सड़क पर कहीं कहीं 3/4 कब्जा है। ये हाल देश की राजधानी का है, जो किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सिस्टम की लापरवाही की वजह से ही अवैध कब्जे होते हैं और फिर वोट बैंक की खातिर अतिक्रमण को गैर कानूनी कवच देने का खेल शुरू हो जाता है। ये सालों तक होता है। लोग भूल जाते हैं कि उनका आशियाना अवैध है और जब अचानक कानून का बुलडोजर चलता है तो सिर्फ घर नहीं टूटता, बल्कि लोगों के अरमान, सपने, भविष्य सब कुछ एक झटके में जमीन दोज हो जाता है। हर्षा चंदवानी, प्रेरित कुमार और मोहित ओम के साथ कुंदन कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत। अब ये सोच के देखिए, दिल्ली के अंदर क्या सिर्फ यहीं पर अतिक्रमण हो रहा है और सरकार एमसीडी, ये पूरा जो बुलडोजर का पूरा मुहिम है वो एमसीडी चला रही है। तो ये क्या उन अधिकारियों के ऊपर नहीं होना चाहिए कोई एक्शन जिन्होंने ये घर बनने दिए, जो आंख मूंद के बैठे रहे 25-25 साल तक? खैर, कहां पर पूरा ये अब खेल जो है वो होने वाला है। तारीख बताई गई है 4 मई को करनी शूटिंग रेंज जो है वहां पर ये बुलडोजर का पूरा एक्शन होगा। एमबी रोड पर लिया जाएगा, पर सब गरीबों पर ही होगा या वहां पर जो बड़े बड़े फार्म हाउस हैं उसके ऊपर भी कुछ करेंगे, ये हम देखेंगे। 5 मई को कालिंदी कुंज मेन रोड पर, कालिंदी कुंज पार्क और जामिया नगर के इलाके पुलिस स्टेशन तक यह कार्रवाई की जाएगी। श्रीनिवासपुरी में प्राइवेट कॉलोनी, ओखला रेलवे स्टेशन, गांधी कैंप तक कार्रवाई की जाएगी। 9 मई को शाहीन बाग मेन रोड और जसोला कनाल से कालिंदी कुंज पार्क तक कार्रवाई की जाएगी। 10 तारीख को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के गुरुद्वारा रोड पर और बौद्ध धर्म मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में कार्रवाई की जाएगी। 11 तारीख को लोधी कॉलोनी के मेहरचंद मार्केट और साईं बाबा मंदिर के आसपास कार्रवाई की जाएगी। 12 तारीख को धीरसेन मार्ग और इस्कॉन मंदिर रोड, कालका देवी मार्ग, उसके आसपास के इलाकों में कार्रवाई होगी। और 13 तारीख को खुड्डा कॉलोनी और उसके आसपास के जगहों पर एमसीडी तैयारी कर रही है। देखिए, अवैध कब्जा किसी तरह का भी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पर समय रहते होनी चाहिए। आपने ये बसने ही क्यों दिया, बिजली के मीटर लगने ही क्यों दिए? सरकार भी तो इतने दिनों से टैक्स ले रही है ना, तो अब क्यों हाथ झाड़ के खड़े हो जाते हैं? और अगर आपको कार्रवाई करनी है तो सब पे कीजिए, समान तौर पे कीजिए। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर एक बार फिर पुलिस ने रक्षक से बढ़कर भक्षक होने का काम करके एक बार दिखाया। उत्तर प्रदेश पुलिस का दामन फिर से दागदार हुआ होने का ये एक बहुत ही गंभीर मामला है जो सामने आया है। जो आरोप लगे हैं वो पूरी पुलिस फोर्स को शर्मसार करते हैं और ये मामला ऐसा है जिसकी पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस को कहीं ना कहीं अब जवाब देना होगा। ललितपुर जिले में एक थाना प्रभारी ने एक रेप पीड़िता के साथ थाना परिसर के अंदर रेप की वारदात को अंजाम दिया। अब फरार है। पुलिस अपने ही एसएचओ को ढूंढती फिर रही है। अभी चंदौली कांड का दाग यूपी पुलिस के दामन से धुला भी नहीं था कि ललितपुर पुलिस की करतूत ने खाकी को फिर से कलंकित कर दिया। नाम तिलकधारी सरोज, पद इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन पाली, जिला ललितपुर। वर्दी पहने इंस्पेक्टर साहब ने कानून की रखवाली की शपथ ली, लेकिन वो इतना नीचे गिर गए कि एक नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम दे दिया। 13 साल की नाबालिग लड़की पहले ही गैंगरेप का शिकार थी और इंसाफ के लिए थाने पहुंची थी, लेकिन वहां तो पहले से ही वर्दी में एक अपराधी बैठा था। इंस्पेक्टर ने लड़की को थाने में बयान देने के लिए बुलाया और फिर परिसर में ही बने अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। फोन किया कि बच्ची को केस होना है, थाने में सब लोग मिले, तो
जी लोग मुझे थाने में टिकट देकर छोड़कर चले गए। फिर मोदी आए तो मोदी जी मुझे लेकर थाने में आए तो सर ने कहा कि कह देना कोई पूछे कि मैं अपनी मर्जी से गई थी और अपनी मर्जी से आ भी गई और तुम्हें घर नहीं जाना क्योंकि तुम्हें जाना तुम्हारे पापा ये बोल रहे हैं। पाली थाना इलाके की रहने वाली 13 साल की लड़की को उसके ही गांव में रहने वाले 4 लड़के बीते 22 अप्रैल को पहला फुसलाकर भोपाल ले गए थे, जहां ले जाकर उसके साथ 3 दिनों तक गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। लड़की शिकायत लेकर थाने पहुंची तो इंस्पेक्टर एक्शन लेने की जगह हैवान बन बैठा। थाने पर जब उनको लाया गया फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत की गई है। कुछ 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकी अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं। चंदौली में पुलिस के छापे के बाद गैंगस्टर की बेटी की मौत से पहले ही यूपी पुलिस बुरी तरह घिरी थी और अब थाना परिसर में लड़की से रेप की वारदात ने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया। अखिलेश यादव के साथ साथ प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा, ललितपुर में एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और फिर शिकायत लेकर थाने जाने पर थानेदार द्वारा बलात्कार की घटना दिखाती है कि बुलडोजर के शोर में कानून व्यवस्था के असल सुधारों को कैसे दबाया जा रहा है। अगर महिलाओं के लिए थाने ही सुरक्षित नहीं होंगे तो वो शिकायत लेकर जाएंगे कहां? वहीं अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने ललितपुर जाने वाले हैं। इधर सुलगती हुई राजनीति के बीच यूपी पुलिस फुल एक्शन में है। डीआईजी रेंज झांसी से 24 घंटे में पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है। 6 एसआई, 6 हेड कांस्टेबल, 10 आरक्षी, 5 महिला आरक्षी, 1 ड्राइवर, 1 फॉलोअर समेत 29 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। यानी थाने में तैनात हर कर्मचारी हटा दिया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना जैसे ही मिली है, तत्काल थानाध्यक्ष को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध तथा अन्य नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग थाना पाली पे पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त एडीजी जोन के द्वारा पूरे थाने के स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा कोई भी अभियुक्त इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का एक्शन हो चुका है। आरोपी थाना प्रभारी सस्पेंड किया जा चुका है। गैंगरेप के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम छापेमारी कर रही है। लेकिन सवाल यही है, आखिर सरकार की सख्त छवि के बावजूद अपराधी मानसिकता वाले पुलिस वालों के मन में कोई खौफ क्यों नहीं है? अपराध करने से पहले हाथ क्यों नहीं कांपता? क्यों लगता है कि अपराध करने के बावजूद बच निकलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। कैसे लोग भरोसा कर लें खाकी पर अगर इस तरीके के लोग खाकी में होंगे और इस तरह की वारदात को अंजाम देते रहेंगे? इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ललितपुर की जो शर्मसार करने वाली घटना के बारे में आपको बता रहे थे। ललितपुर केस में आरोपी थानाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज से आरोपी तिलकधारी सरोज अरेस्ट हो चुके हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी हैं। ये एसएचओ हुआ थे थाना ललितपुर में, जहां पर ये बिल्कुल घिनौनी घटना हुई। तिलकधारी प्रयागराज में मिले हैं। वहां पे आरोपी का फोन लोकेशन एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश ने जानकारी दी कि फोन लोकेशन से इनको ट्रेस करके इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, कम से कम इस बात की संतुष्टि है कि आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट जरूर कर लिया है। इतनी बड़ी घटना के बाद जो भागे हुए थे उसको पुलिस ने पकड़ लिया। देखिए, आज प्रयागराज एडीजी के आदेश के बाद वहां पर डीआईजी कैंप कर रहे थे और उसी जांच में ये सामने आया कि जो आरोपी थानाध्यक्ष है वो प्रयागराज में है। आरोपी की फोन लोकेशन खंगाली गई थी और जिसके आधार पर तिलकधारी सरोज जो कि थाना इंचार्ज थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक कामयाबी जो यूपी पुलिस है, ललितपुर पुलिस है, उसको मिली है। हालांकि बाकी जो आरोपी हैं जो लड़की को भोपाल ले गए थे उनकी तलाश में अभी भी दबिश दी जा रही है। लेकिन पुलिसकर्मी को जिसके ऊपर जिम्मा होता है कि वो पीड़ितों को न्याय दे और जो कानूनी कार्रवाई है उसकी सहायता दे, बल्कि उसने
बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं राजस्थान का, जहां जोधपुर सुर्खियों में बना हुआ है। हिंसा के नए वीडियो सामने आने लगे हैं। ये वीडियो 3 मई के हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे उपद्रवी गली में तोड़फोड़ कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। इनमें से सबके चेहरे पर रुमाल से ढके हुए हैं, यानी इनका डर था कि कहीं ना कहीं पकड़े जा सकते हैं। बावजूद इसके हाथों में तलवार लेकर इन्हें लोगों ने उत्पात मचाया। आलम यह है कि जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। बावजूद इसके बीती रात भी चाकूबाजी की एक खबर सामने आई। भीड़ ने एक शख्स को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। इन सबके बीच अब 2 दिनों के उपद्रव के बाद शहर में अमन वापसी की पहल पूरे तरीके से जारी है। दोनों पक्षों के बीच प्रशासन के लोग मिलकर भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। एक तरफ शांति और दूसरी तरफ जो सियासी उन्माद है उसको अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये मामला इतनी जल्दी सुलटेगा नहीं। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान में बार बार इस तरह की हिंसक घटनाएं हो क्यों रही। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जोधपुर दंगे पर मुफ्ती ने क्यों मांगी माफी? 2 दिन से जो अपने यहाँ हादसे हुए, हमें उस पर बेहद अफसोस है। और जिन जिन बच्चों के या किसी भाई से गलती हुई, हम उनको माफ़ करते हैं। अगर किसी भाई से गलती हुई तो उसको माफ़ किया जाए। अगर किसी मुसलमान बच्चे से गलती हुई तो मैं उसकी जानिब से माफ़ी चाहता हूँ। जोधपुर हिंसा और करौली दंगे का क्या कनेक्शन? जोधपुर में हुआ है, मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे हुआ है, उसमें भी वो का वही मामला है। ये ट्रेंड लोग जो हैं नकाब पोस्ट पहन करके जिस प्रकार की अशांति फैलाते हैं, इनके ऊपर अगर आप बुलडोजर नहीं फैलाते हो तो कायरता दिखाते। जोधपुर में शनिवार और रविवार को जो हुआ उसे लेकर शहर के मुफ्ती अफसोस जता रहे हैं, तो वहीं सूबे के नेता विपक्ष इसे करौली का ही एक्सटेंडेड प्लान बता रहे हैं। जोधपुर दंगे के पीछे की असली कहानी क्या है, ये तो राजस्थान की पुलिस को पता लगाना है। लेकिन जोधपुर में उपद्रवियों के उत्पात के सबसे नए सबूत आपको दिखाएं, उससे पहले ये 2 तस्वीरें देखिए। घटना 2, शहर 2, लेकिन तस्वीरें एक जैसी। पहली तस्वीर करौली की है, जहां दंगे का मास्टरमाइंड मतलूब लोगों को उकसाता कैमरे में कैद हुआ था। तो अब जोधपुर में भी उसी तर्ज पर एक शख्स बलवाइयों को इशारा करता सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी इसे संयोग या प्रयोग नहीं बल्कि सियासी उद्योग बता रही है। तो राज्य के सीएम दंगाइयों को कड़े दंड की चेतावनी दे रहे हैं। करौली के बाद जोधपुर में जो हिंसा हुई वो संयोग नहीं, वो प्रयोग नहीं, बल्कि वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति और हिंदू विरोधी नफरत का कांग्रेस पार्टी का उद्योग बन चुका है। जिस प्रकार से करौली के मुख्य आरोपी मतलूब को वोट बैंक का वीटो कार्ड देकर आज तक संरक्षण दे रही है गहलोत सरकार, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है उसे पकड़ने में नाकाबिल रही है अशोक गहलोत की सरकार। चाहे करौली के लोग हों चाहे कहीं के लोग हों, भागते फिर रहे हैं। और हमने तय कर रखा है इस मामले में, हिंसा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, दंगा किसी कीमत पर नहीं हो। अगर कोई तनाव भी होगा तो कार्रवाई करेंगे। और जो दंगा कराने वाले लोग हैं, जो भागीदार बनते हैं, चाहे वो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो और कोई राजनीतिक पार्टी का हो, समान व्यवहार किया जाएगा। सवाल उठता है कि क्या जोधपुर दंगा भी साजिश थी? यहां भी करौली की तरह ही हिंसा प्री प्लान थी? फिलहाल इसे लेकर राज्य की पुलिस कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। साजिश है या नहीं है ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत प्राइमरी स्टेज पे है अभी। निश्चित तौर पे अगर कोई साजिश होगी तो सामने हम लेके आएंगे उसको। इन्वेस्टिगेशन में हर बारीकी को देख के और उसको निश्चित तौर पे बाहर लाएंगे। लेकिन अभी मेरा ये मानना है कि बहुत जल्दबाजी होगी। अगर मैं आज ही ये बात कहूँ कि ये साजिश थी और इस साजिश के तहत हुआ तो बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल शहर में एक तरफ दोनों धर्मों के लोग अमन चैन कायम करने में जुटे, तो दूसरी तरफ कर्फ्यू लगा है। इस वक्त हम उसी चौराहे पे मौजूद हैं जिस चौराहे से इस हिंसा की शुरुआत हुई थी।
तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इस वक्त आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको पुलिस जो है वो दिखेगी, पुलिस की टीम जो है वो यहां पर दिखेगी। बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं और इस चौराहे पर जो भी रास्ते आते हैं उन तमाम जगहों पे आप बैरिकेड्स देखेंगे, पुलिस की मौजूदगी देखेंगे। निश्चित तौर पर चूंकि इस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, इस वजह से बेवजह आने जाने वालों पर पाबंदी है। हालांकि ज़रूरी चीज़ों के लिए छूट है, इसी वजह से अगर कोई यहाँ पर आता जाता दिख रहा है तो उससे बाकायदा पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं वो बेवजह तो नहीं निकले हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये कर्फ्यू तब तक जारी रहेगा जब तक कि जोधपुर की फिजाओं में घुला नफरत का जहर धुल नहीं जाता। जब तक शहर में पूरी तरह शांति बहाल नहीं हो जाएगी तब तक कर्फ्यू रहेगा। तो आप लोगों के माध्यम से मेरा तो निवेदन यही है जनता से कि अमन चैन बहाली में, शहर में शांति की बहाली में सब लोग सहयोग करें। कोई भी अपराधी जो है अगर आपके आसपास कहीं नजर आता है, कोई भी कानून को हाथ लेता हुआ नजर आता है, अपने हाथ में लेता हुआ नजर आता है, तो आप बताइए, तुरंत कार्रवाई करेंगे उस पर। और जैसे ही अमन चैन बहाल होगा हम कर्फ्यू और इंटरनेट। कोई अभी घटना रिसेंटली तो नहीं सामने आई? अभी तक ऐसा नहीं आया। कर्फ्यू का मकसद ये है कि नफरती परिंदे पर न मार सकें, लेकिन हकीकत ये है कि कर्फ्यू वाले शहर में इंसान को सरेआम चाकू मारा जा रहा है। ये मंजर मंगलवार की रात 8:20 का है, जब राजू मेवाड़ा नाम के शख्स पर हमला होता है। सुरसागर इलाके में बीच चौराहे पर जमा लोगों ने राजू पर चाकू से अटैक किया। जाहिर है ये तस्वीर पुलिस और प्रशासन के इंतजामों की पोल खोलने के लिए काफी है। सवाल तो ये भी है कि कर्फ्यू में इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा कैसे हुए। ऐसी एक दो नहीं बल्कि कई तस्वीरें हैं, कई सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं जिनसे हिंसा की सनक साफ साफ दिख रही है। जोधपुर में जो हुआ वो किसी सूरत में नहीं होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि जैसे मेरा झंडा बनाम तेरा झंडा को लेकर फसाद हुआ, उसी तरह अब मेरे राज्य का दंगा बनाम तेरे राज्य का दंगा को लेकर सियासत चालू है। शांति इनको हजम नहीं हो रही है। इनको ऊपर इंस्ट्रक्शन है इनका हाईकमांड के, जितना ज़्यादा राजस्थान सरकार को बदनाम कर सको आप लोग, जितना ज़्यादा अस्थिरता पैदा कर सको, ये इनके प्रकार हैं। इस काम में आपको जो निर्देश मिले हैं और इसीलिए इनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो रही है। जितने उम्मीदवार बन गए हैं मुख्यमंत्री के, प्रतिस्पर्धा चल रही है, इनको होमवर्क दे दिया गया है, इसलिए हर चीज़ को लंबा खींच रहे हैं। एक ही पक्ष के लोग बलवाई के रूप में, आतताई के रूप में, अत्याचारी के रूप में, उपद्रवी के रूप में कहीं तलवारें निकाल करके डरा रहे थे, कहीं तलवारें चला करके सिर फोड़ रहे थे, राह चलते लोगों के पीठ में चाकू घोंप रहे थे, गाड़ी से उतार करके नाम पूछ करके उनके हाथ पांव तोड़ रहे थे, किसी के घर पर हमला कर रहे थे, किसी की दुकान लूटने की कोशिश कर रहे थे, किसी बच्ची के साथ में मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं मंदिर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कहीं उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं तेजाब की बोतल फेंक रहे थे। लेकिन मेरे राजस्थान के मुख्यमंत्री को, सूबे के आलाकमान को जो है वो ये सब दंगा नहीं दिख रहा था, ये उपद्रवियों का नंगा नाच उनको दंगा नहीं दिख रहा था। इसीलिए प्रदेश के दूसरे शहरों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि जोधपुर मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी लगातार नजर बनाए हुए है। इसे लेकर खुफिया एजेंसियों ने अपनी एक रिपोर्ट भी केंद्र को भेजी है। आज शाम तक राजस्थान प्रशासन भी अपनी रिपोर्ट भेज सकता है। फिलहाल जोधपुर के हालात काबू में बताए जा रहे हैं। 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है। अब तक 100 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकियों की तलाश जारी है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है कि जोधपुर को जलाने की साजिश के पीछे कौन है। इस पर राजस्थान की पुलिस अभी मौन है। अनुज मिश्रा, जोधपुर, टाइम्स नाउ नवभारत। चलिए, तो ये तो ही रही जोधपुर की बात। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ इस वक्त उत्तराखंड में हैं, दौरा चल रहा है उनका 2 दिन का। वो अपने गांव की यात्रा पर हैं। 5 साल बाद योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिले, तो क्या बातचीत हुई। 28 साल बाद योगी आदित्यनाथ अपने घर पहुंचे, कैसे उनका स्वागत हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। मां के आंचल की छांव में योगी।
अपनी जन्मभूमि पर सीएम योगी, महायोगी की उपासना में योगी, बच्चों से मिलते बात करते योगी। उत्तराखंड के पंचूर गांव की धरती पर जब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कदम पड़े तो अपने लाल की आहट से पूरा गांव निहाल हो गया। उस बूढ़ी मां की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था जिन्हें अपने बेटे को पूरे 5 बरस बाद निहारने का, उस पर दुलार लुटाने का मौका मिला। ये मुलाकात एक बेटे के लिए कितनी बड़ी है उसे समझने के लिए योगी आदित्यनाथ का ये एक शब्द ही काफी है, मां, जो उन्होंने ट्विटर पर लिखा है। मां से मुलाकात के वक्त योगी ने उनसे क्या पूछा, मां ने अपने बेटे को क्या जवाब दिया, ये उन्हीं से सुनिए जिन्होंने उस लम्हे को अपनी आंखों से देखा, मां और बेटे की बात सुनी। जब सीएम ने मेरी माँ से मुलाकात की, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया, तब सीएम कैसे थे? क्या सीएम भावुक हो गए थे? क्या माता जी ने क्या कहा? वो पल कुछ बता सकते हैं आप हमें? मैं तो वहीं पे थी, तो सीएम जब आए थे तो उन्होंने माता के पैर छुए, बोला पहचाना आपने? यही बोला कि आप पहचाना? बोला हाँ मैं पहचान रही हूँ आपको। ये बोला योगी जी महाराज जी ने कि मैं आप पहचाना? बोला, माँ ने बोला हाँ मैंने पहचान लिया। तो पैर छुए, भावुक तो होता ही है। उनके लिए तो ऐसे लग रहे थे कि उनका छोटा सा अपना बचपन, जैसे योगी जी का बचपन था तो उस रूप में ही दिख रहे थे वो अपने घर के अंदर। एक कर्मयोगी जब अपनी कर्म भूमि से जन्मभूमि पर पहुंचा, जन्म देने वाली मां से मिला, तो वो पल एक मुख्यमंत्री के लिए नहीं बल्कि मां की ममता के लिए, मचलते एक बेटे के लिए कैसा था, उसकी कहानी उन लोगों से ही आपको सुनाते हैं जो उस वक्त योगी के घर में मौजूद थे। क्या बताएंगे, आप भी अपने कोई पल साझा करना चाहेंगे? कल कैसा रहा सब कुछ? कल बहुत अच्छा कार्यक्रम था और योगी जी ऐसे लग रहे थे जैसे अपनी माँ के चरणों में आकर के ऐसा महसूस करते थे कि मेरी जो ये जन्मभूमि है और जो इस जन्मभूमि में मैं जन्म लेकर के बड़ा हुआ हूँ, तो एक बालक का स्वरूप उनमें नजर आ रहा था। और परिवार में कल हम ये देख रहे थे कि इस तरह का उनका जो इतने लंबे टाइम से राजनीति में है और उत्तर प्रदेश को इस अच्छी स्थिति में ला करके उन्होंने खड़ा किया है। जो ऐसा प्रदेश था कि जिसे बीमारू प्रदेश कहा जाता था, आज वो उत्तम प्रदेश बना हुआ है। योगी से मिलने उनकी बहनें भी अपने मायके आई हैं। भाई के सन्यासी बनने से जिन बहनों की आंखों से कभी आंसू निकल आए थे, आज उन्हीं बहनों की आंखों से यूपी की सत्ता के शिखर पर बैठे भाई के लिए खुशी के आंसू निकल रहे हैं।